आज हम पढ़ेंगे PC16 का ये चैप्टर है। पहला हम पढ़ाई आज जो करने जा रहे हैं उस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनी। आपके सिलेबस में ये दो चीज़ दी गई है कि रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का कैसे फाइंड आउट करना है और कंपनी का कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का क्या होता है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत सेक्शन 61 सेक्शन 66 ए में ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कैसे कंसिडर हम करेंगे। तो उससे पहले एक दो चीज़ आप इसमें देख लो, जो चीज़ें आगे आने वाली है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। क्योंकि पीछे क्लास में आपको पता है, बस यहाँ पे हम आपको ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि अभी ईयर मान लो मंथ अप्रैल चल रहा है, अप्रैल 2024, ठीक है। तो अप्रैल 2024-25 का ये ईयर जो करंट चल रहा है इसको हम असेसमेंट ईयर मानेंगे। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के अंदर में जो भी डेज आएंगे, जो भी पीरियड आएगा, वो हमारा असेसमेंट ईयर कहलाएगा। और इससे जस्ट पहले जिस पीरियड में हम 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च, ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी आ गई है, ये हाँ 1 मार्च 2023 से 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में जो पीरियड होगा वो हमारा प्रीवियस ईयर कहलाएगा। प्रीवियस ईयर में भी एक चीज़, इसको हम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर कह सकते हैं, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, जो हम इंफॉर्मेशन किसी इंडिविजुअल के ऊपर असेस करने जा रहे हैं, वो रिलेवेंट क्या है, वो हमारा जो करंट चल रहा है प्रीवियस ईयर वो हमारा रिलेवेंट कहलाएगा। उसी तरह जो करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है वो हमारा रिलेवेंट कहलाएगा। उससे पहले के जो भी प्रीवियस ईयर होंगे वो हमारे प्रीसीडिंग्स प्रीवियस ईयर कहलाएंगे। प्रीसीडिंग्स मतलब होता है पहले का, ठीक है। जैसे मान लो अभी हमने ईयर बताया कि 2024-25 का हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है, तो उससे पहले का प्रीवियस ईयर ये हो गया 2023-24। और उससे पहले के प्रीसीडिंग्स ईयर्स, यदि हम 10 प्रीसीडिंग्स ईयर्स की यदि हम इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो पहला प्रीसीडिंग ईयर 2022-23 हो जाएगा, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, करते ये सारे 10 प्रीसीडिंग्स ईयर्स ऐसे हो सकते हैं। अब हम चलते हैं समझने कि कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे गेन करता है। इसका रेजिडेंशियल स्टेटस का कंसिडरेशन करने के लिए आपको ये देखना है कि उस व्यक्ति का स्टे कितना है, वो कितना रहता है इंडिया में, इंडिया में वो रहता कितना है, मतलब स्टे उसका इंडिया में कितना है, इंडियन सिटीजन है कि इंडियन सिटीजन नहीं है, ये बात की बात है। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग, इंडिया में रहता कितना है, ये कंडीशन से उसको हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कंसिडर करेंगे। तो एक व्यक्ति जो इंडिविजुअल है उसको हम इस ग्रुप में रखेंगे कि इस ग्रुप में रखेंगे, इसके लिए हमें उसको टेस्ट लेना है, ठीक है। सबसे पहले उसको टेस्ट लेना है, यदि वह बंदा रेजिडेंट है तो इस ग्रुप में आके खड़ा हो जाएगा। और यदि इस ग्रुप को क्वालिफाई नहीं करता, यानी इस टेस्ट को यदि क्वालिफाई नहीं करता, तो इस टेस्ट में आ जाएगा, मतलब इस ग्रुप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब यहाँ पर उसको हम टेस्ट करना है कि पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि पास नहीं होगा तो निश्चित तौर पे फेल होगा, और फेल होते ही वह नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, किसी व्यक्ति का इंफॉर्मेशन, क्योंकि एग्जाम में तो आपके पास व्यक्ति आके खड़ा नहीं होगा, उसका इंफॉर्मेशन आपके पास दिया जाएगा। तो सबसे पहले जब भी इंफॉर्मेशन आता है तो उस व्यक्ति का ये चेक करो कि वह व्यक्ति कितने दिन तक इंडिया में रहा है, इंडिया में रहने का उसका स्टे काउंट करो। जो ही स्टे का पता चलता है तो वो स्टे कंसीडर इससे करो, इससे आप टैली करो। यदि वह आदमी इंडिया में 182 दिन 182 डेज या उससे ज़्यादा रहता है, किस समय, रिलीवेंट प्रीवियस ईयर में। रिलीवेंट प्रीवियस आपको पता है ये वाला, रिलीवेंट प्रीवियस ईयर में यदि 182 दिन या उससे ज़्यादा रहता है
तो उसको हम रेजिडेंट मानेंगे, पहला ही कंडीशन। सबसे पहले एक व्यक्ति का टेस्ट करो, टेस्ट में उसको क्या करना है, उसका स्टे देखना है। स्टे से पता चला कि वह व्यक्ति 182 दिन या उससे ज्यादा रहता है तो उसको तुरंत ही इस ग्रुप में ला दो, ये उस ग्रुप का आदमी हो गया। लेकिन ये आपने जो ही उसका इंफॉर्मेशन आपको मिला और आपने देखा कि वह व्यक्ति तो 180 दिन इंडिया में रहा, तो क्या तुरंत उसको नॉन रेजिडेंट कह देंगे? नहीं, उसके लिए फिर एक और ऑप्शन खुला हुआ है, आर वाला एक और ऑप्शन खुला हुआ है। उसमें क्या उसको चेक करना है, क्या वह 60 डेज या उससे ज्यादा और इसके साथ एक और, मतलब दो कंडीशन हो गई। जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें दो कंडीशन लगी हुई है। पहला उसको देखना है कि रिलेवेंट प्रीसीडिंग्स ईयर में क्या वह 60 दिन या उससे ज्यादा रहा, और उसके साथ एक और देखना है कि अगले 4 सालों में, अगले 4 साल कौन होंगे, प्रीसीडिंग्स ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स। प्रीसीडिंग ये आपका रिलेवेंट ईयर हो गया, इसके प्रीसीडिंग ये हो गए, मतलब 1 2 3 4, इन 4 सालों में आपको चेक करना है कि क्या वह चारों साल मिला के 365 दिन इंडिया में रहा है। यानी इस साल में जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसमें 60 दिन या उससे ज्यादा, मान लो 180 दिन तो उससे ऊपर है ही 60 दिन से, तो ये यहाँ पर आ गया कि ये कंडीशन में छोटा सा भी दूसरे कंडीशन का पहला छोटा सा कंडीशन पास किया कि 60 दिन से ज्यादा तो आ गया। लेकिन इसमें एक और देखना था, क्या वह अगले प्रीसीडिंग्स प्रीवियस ईयर्स में 365 दिन कुल मिला के रहा है। यदि रहा है तो बोलेंगे कि वो रेजिडेंट हो गया। और यदि मान लो कि यह 365 दिन नहीं रहा, 364 दिन ही रहा या 330 दिन ही रहा, मतलब 365 दिन से नीचे यदि हो गया, 365 दिन या मोर के हमें जरूरत है, लेकिन 365 दिन या उससे कम हो गया, 365 दिन से कम हो गया, मतलब 364 डेज या उससे कम डेज में यदि 4 सालों में मिला के कम इंडिया में रहा है तो उसको बोलेंगे कि नहीं, ये फेल हो गया। यहाँ पे इस चांस को तो पहले ही फेल कर दिया था, यदि यहाँ पे पास हो जाता तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इस ग्रुप में आके उसको टेस्ट दिलवा रहे हैं। इस टेस्ट में उसने पहला टेस्ट में 60 तो पास कर लिया था, लेकिन इसके साथ एक और छोटा टेस्ट था, उसमें भी पास करना था कि 365 दिन 4 प्रीसीडिंग्स प्रीवियस ईयर में रहा है कि नहीं रहा। यदि रहा है तो ठीक है, उसको रेजिडेंट कहो, और यदि नहीं रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये बहुत सिंपल सा कॉम्बिनेशन था, आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब यदि कोई बंदा पहले 180 दिन वाला पास कर लेता है तो उसको दूसरा टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। और लिखा है पहले पहले से इसी से टेस्ट करना है, यदि ये नहीं है तो इस टेस्ट को अप्लाई करो। इस टेस्ट में जस्ट एक तुरंत लिटमस टेस्ट करो, मतलब तुरंत ही टेस्ट करो। 60 दिन बनता है, उससे ऊपर बनता है तो उसको एक और ये वाला ले जाओ। यदि उसमें 60 दिन से नीचे आ जाता है तो इसको कैंसिल करके तुरंत ही बोल दो कि भाई आप तो नॉन रेजिडेंट हो। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट रेजिडेंट के साथ ये देखना चाहती है कि आप रेजिडेंट तो हो, रेजिडेंट तो हो, है ना। रेजिडेंट वाला यहां से कवर हो गया कि आप रेजिडेंट तो हो, लेकिन जो ही आप इस ग्रुप में आते हो तो आपको रेजिडेंट के लिए कोई अलग से चेयर नहीं है, आपको एक और इधर चेयर है या ये चेयर है। ग्रुप में आ गए लेकिन बैठने नहीं देगी आपको गवर्नमेंट। अभी अभी आपसे फिर एक टेस्ट कराएगी, यानी बेसिक टेस्ट यदि पास कर लेते हैं तो भी आपको एडिशनल टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। बेसिक टेस्ट पास करके इस ग्रुप के बजाय इस ग्रुप में तो आ गए, लेकिन यहाँ पे लोकेशन आपको नहीं मिलेगा। लोकेशन या पोजीशन कब मिलता है? जब आप एक और एडिशनल टेस्ट पास करते हो। तो एक एडिशनल टेस्ट मतलब एडिशनल टेस्ट पास करते हो, और एडिशनल टेस्ट में 2 टेस्ट आपको देने पड़ते हैं। ये वाला टेस्ट जो ही दिया आपने, तुरंत आप रेजिडेंट के लिए क्वालिफाई हो गए। लेकिन क्वालिफाई होके आपको इस रेजिडेंट के इस ग्रुप में आ रहे हैं कि रेजिडेंट के इस ग्रुप में आ रहे हैं, ये आपको फिर से एक टेस्ट देना है जिसको हम बोलते हैं एडिशनल कंडीशन। ठीक है, ये 6(1) में था, सेक्शन 6(1) में, ये सेक्शन 6(6) में है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या, इसमें आइदर वाला था, या तो आप ये पास कर लो, ये पास नहीं किए तो इसको पास करो, दोनों में से कोई भी पास कर लिए तो आपको रेजिडेंट मान लेंगे। रेजिडेंट पास होते ही तुरंत आपको एक एडिशनल कंडीशन का टेस्ट देना पड़ेगा, और इसमें एक्चुअल में 2 टेस्ट हैं। बोथ में आपको पास होना पड़ेगा, इसमें भी पास होना पड़ेगा
और इसमें भी पास होना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे इस पोजीशन के लिए। यानी आपने रेजिडेंट बनने के बाद ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नहीं ये आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। यदि ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाले इन दोनों, ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए ही ये टेस्ट है। ये टेस्ट किसके लिए है? ऑर्डिनरीली रेजिडेंट आपको बनने के लिए टेस्ट है। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट टेस्ट के लिए आपको 2 टेस्ट होंगे, इस 2 टेस्ट में पास हो जाते हैं तो इसमें आ जाएंगे। यदि दोनों टेस्ट में से किसी एक में फेल हो जाते हैं तो आपको यहां आ जाएंगे। ठीक है, मतलब आप रेजिडेंट तो कहलाएंगे बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, या NOR कहलाएंगे, या इसी को RNOR बोलेंगे, माने रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो जाएंगे। तो कहीं कहीं आपको NOR भी लिखा जाएगा या RNOR लिखा जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है। या यहाँ पे आपको ROR लिखा जाएगा, मीन्स रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या OR भी कहा जाएगा। इज इट क्लियर? चलो फिर इसको देखो। इस आदमी ने, जो आदमी, ये एडिशनल टेस्ट सिर्फ वही आदमी दे सकता है जो यहां से पास करके आया है। जो आदमी यहीं पे फेल हो जाता है उसको इस टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। चलो ये पास करके आ गया, चाहे ये पेपर पास किया था या ये पेपर पास किया था, यहां पर आ गया, तो ये दोनों पेपर फिर से उसको पास करने पड़ेंगे। देखो इस पेपर में क्या कहता है, उस आदमी का देखना है कि अब लास्ट 7 ईयर्स प्रीसीडिंग्स ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के बाद, यानी ये आपके ईयर में, रिलेवेंट वाला तो आपने देख लिया, पहला जो था रिलेवेंट था ये ऊपर वाला, इसके बाद से जो उसके 7 साल हैं, यह यहां से यहां तक की बात हो रही है, इस 7 सालों में उसको देखना है कि क्या वह टोटल 730 दिन रहा है। अब यहां से देखो, ये इस पीरियड में अब देखना है, अब उसके पिछले 7 साल की हिस्ट्री देखो, क्या वह 730 दिन रहा है। यदि वो 730 दिन रहा है, 730 दिन रहा है तो ये इस एग्जाम का पहला टेस्ट पास कर गया। और यदि 730 दिन में से 729 दिन ही रहा तो भी ये टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि कम से कम 730 दिन की बात हो रही है 7 सालों में, 7 ईयर्स में 730 दिन यदि ये बंदा रहा है इंडिया में तो वो ये टेस्ट पास कर गया। और 730 दिन से कम हो गया, यानी 729 दिन या उससे नीचे हो गया, तो ये टेस्ट में फेल हो जाएगा। और जो ही ये टेस्ट में फेल हो जाता है तो ये टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों टेस्ट ही उसको पास करना था। ये पहले ही टेस्ट में फेल हो गया तो उसको डिक्लेयर कर दो भाई कि आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, क्योंकि आपने एक टेस्ट जो एडिशनल कंडीशन था उसको पास किया ही नहीं आपने, ये हो जाएगा। तो दूसरा टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है यदि बंदा इस टेस्ट में फेल हो जाता है। मान लो कि वो 730 दिन या उससे ज्यादा 7 सालों में इंडिया में रहा है, तो फिर दूसरा टेस्ट उसको देना पड़ेगा। दूसरा टेस्ट क्या है? अब ये चेक करना है कि पिछले 10, ये प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के 10 साल की बात अब आएगी। दूसरा टेस्ट बनेगा उसका कि इन 10 सालों के बीच में कभी भी किसी भी साल में, चाहे यहाँ पे या कोई भी, चाहे लगातार या बीच में या कहीं भी मिला के 2 सालों में वो कम से कम, मतलब इन 10 सालों में कम से कम 2 साल रेजिडेंट रहा हो। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पीरियड में या तो रेजिडेंट रहा हो या इस पीरियड में रेजिडेंट रहा हो, तो 2 जगह रेजिडेंट हो गया। इसका मतलब कि इन 10 सालों में 2 जगह रेजिडेंट रह गया। रेजिडेंट होने का कंडीशन आपको पता है, रेजिडेंट का कंडीशन ये है, या तो ये वाला पास किया होगा या ये वाला पास किया होगा। ठीक है, यानी इसको एक और भी फिल्टर कराया गया। पिछले 10 सालों में देखा गया कि कम से कम कहीं ना कहीं 2 बार वो रेजिडेंट रहा है कि नहीं। यदि वह 2 बार रेजिडेंट रहा है तो वो उस बंदे को बोल देंगे कि ये भी उसने पेपर पास कर लिया। यदि एक बार ही रेजिडेंट रहा है तो भी ये फेल माना जाएगा। यानी कम से कम 2 बार, 2 से ज्यादा बार रहा है तो और ठीक है, लेकिन मिनिमम 2 बार वह रेजिडेंट रहा है इन 10 सालों में, यानी 2 आउट ऑफ 10 यदि रेजिडेंट रहा है, 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स में रेजिडेंट रहा है प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर्स में, तो उसको हम मानेंगे कि ये भी इसने पास कर लिया। आई थिंक इज इट क्लियर, है ना? आपको क्या ध्यान देना था? आपको देना था कि इस टेस्ट को जो पहला टेस्ट है, यदि कोई बंदा पास करता है
तो ही दूसरा टेस्ट उसको करना चाहिए, नहीं तो यहीं पे आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि ये बंदा यदि यहाँ पे फेल हो गया तो तुरंत ही उसको आप RNOR कह दो, यानी वो रेजिडेंट नहीं रहा। यानी रेजिडेंट होने के लिए उस बंदे को ये दोनों टेस्ट पास करने थे। इज इट क्लियर? आई थिंक आपको बहुत ही क्लैरिटी से समझ में आ गया। मतलब जो बंदा एक बार रेजिडेंट हो गया उसको नॉन रेजिडेंट नहीं कहेंगे, रेजिडेंट हो गया तो ही डिसाइड किया जा रहा है कि या तो ROR वाला रेजिडेंट है या NOR वाला रेजिडेंट है, ये डिसाइड करने के लिए टेस्ट चलाया गया था। ठीक है, और यदि दोनों में से कोई भी एक टेस्ट पास नहीं करता है तो तुरंत उसको RNOR या NOR, एक ही मतलब है, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज होता है, तो आप इसको ये बोलेंगे कि भाई आपने दोनों टेस्ट पास नहीं किया, तो इसलिए आप NOR हो। इज इट क्लियर? या RNOR हो, दोनों एक ही शब्द है, मैंने इसलिए लिखा है कहीं आपको ये कहा जाता है कहीं ये कहा जाता है, लेकिन दोनों मीनिंग एक ही है। ठीक है, देखो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इस कंडीशन को। याद क्या, समझने की बात है, इसमें याद तो कुछ नहीं करना था, याद तो बस आपको यही करना था। ठीक है, ये याद करना बहुत ही जरूरी है, इसको रिमेंबर करना पड़ेगा। इसमें लॉजिक आपको अपने से नहीं लगाना है, ये इनकम टैक्स एक्ट की इंफॉर्मेशन है और आपको एज इट इज ही अप्लाई करनी होगी। देखो समझने के लिए कि पीरियड ऑफ स्टे मे नॉट बी कंटिन्यूअस, जैसे आप 365 दिन गिनते हो तो जरूरी नहीं है कि किसी साल में पूरे 100 दिन रहा हो सकता है कि एक साल में एक दिन ही रहा हो, ये भी हो सकता है, या इन 4 सालों में से हो सकता है कि एक साल में तो वह एक दिन भी नहीं रहा और अगले 3 सालों में वह किसी में 200 दिन रहा, किसी में 100 दिन रहा, किसी में 65 दिन रहा, तो मिला के भी 365। तो ये इस तरह कंटिन्यूअसटी की कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरा एक और भी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि MCQ में जब क्वेश्चन आपके आते हैं तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि जब भी कोई बंदा इंडिया में आता है या इंडिया से बाहर जाता है, तो वो मान लो एयरपोर्ट पे जाता है या वीजा पे जब उसका पासपोर्ट पे जब उसका स्टैंप लगता है, उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि भाई आप अब इंडिया छोड़ रहे हो आज या इंडिया में लैंड किए हो, तो वो दोनों दिन ही इंक्लूड होते हैं, डिपार्चर और अराइवल। मतलब कोई 12 बजे रात को इंडिया में आता है, जिस दिन मान लो यहाँ पे 12 बजे रात आया, तो किस दिन का 12 बजे रात आया वो ध्यान रखना है कि जिस दिन 12 बजे रात को आ गया वो दिन उसका काउंटिंग में आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 सेकेंड या 1 मिनट भी इधर उधर होता है तो भी उसकी कंटिन्यूटी होती है। यानी मान लो कि कोई बंदा 10 बजे दिन में निकलता है या 10 बजे रात में निकलता है, उससे कोई मतलब नहीं है, दिन उसका काउंट होगा ही होगा। वो दिन माने डिपार्चर का वो दिन पूरा, कैलेंडर डेट की बात है, कैलेंडर के हिसाब से आज भाई कितनी तारीख है, तो आज आप छोड़ रहे हैं तो वो दिन आपको काउंट होगा। आज अराइवल आप किए हैं तो आज कैलेंडर का कौन सा दिन है, तो आज का आपका दिन काउंट होगा। तो वो ये दोनों ही दिन कंसिडर किए जाते हैं इंडिया के स्टे में। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको एक्सेप्शन कहा जाता है, इसका एक्सेप्शन कहा जाता है 60 दिन का। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन क्या बनता है, ये वाला टेस्ट तो देना ही पड़ेगा है ना, लेकिन ये इसमें एक्सेप्शन क्या बनता है थोड़ा सा देखो। कोई बंदा ये तो था कि कोई भी बंदा, इसकी हम नेशनैलिटी से कोई मतलब नहीं था, इसके सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं था, ये कहाँ का बंदा था, इंडिया का सिटीजन था या अमेरिका का सिटीजन था या फिर यूके का था, कहाँ का था, इससे कोई मतलब नहीं था, स्टेट से मतलब था। ये वाला जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सेप्शन भी कहा जाता है या इसमें से MCQ में क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। वो क्या कहता है कि कोई बंदा, क्योंकि जब क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन लिखेगा तो लिख देगा मिस्टर हरीश एंड ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, तो आप समझ जाओगे कि इस बंदे को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इस एक्सेप्शन का यूज इसको नहीं होने वाला है ने? मतलब ओरिजिन को देख के, जो इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है तो ही इस कंडीशन को देखा जाता है, नहीं तो यहाँ पे ये देखने की जरूरत नहीं है। जो ही नाम लिखा जाता है, जैसे मान लो किसी आदमी का नाम जॉन है, तो जॉन देख के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ऑस्ट्रेलियन है कि इंडियन है या क्या है, उसके आगे चाहिए कि जॉन कहाँ का सिटीजन है ना। तो यदि पता चलता है कि वो इंडिया का सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन कहता है, तो तुरंत इस चीज को आपके दिमाग में
ब्लिंक होना चाहिए कि बात देखो कहीं इसमें से तो नहीं क्वेश्चन में से बनने जा रही है। वो क्या कहता है कि यदि कोई इंडियन सिटीजन है, एक भारतीय नागरिकता जिसके पास है, इंडिया की सिटीजनशिप जिसके पास है, वो इंडिया को छोड़ता है, इंडिया को लीव करता है, किसके लिए लीव करता है? एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी बाहर किसी दूसरे देश में जाके, यूएसए में जाके, वह मान लो कोई आईआईटीएन है, यूएसए में जा रहा है नौकरी करने, तो वो उस आदमी के लिए ये बात यहाँ पे हो रही है कि वो आदमी इंडिया से बाहर जाता है किसी दूसरे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। या यह भी तो हो सकता है कि कोई एक इंडियन शिप को चलाने वाला क्रू मेंबर हो, है ना, मर्चेंट नेवी में कुछ जो मर्चेंट नेवी के जो स्टाफ होते हैं उनकी बात समझ लो कि जो इंडियन शिप है उसमें वो बंदा काम करता है इंडियन सिटीजन, और वह इंडिया के लिए काम करता है, लेकिन वो इंडिया छोड़ता है किस लिए? क्योंकि वह क्रू मेंबर है, जहाज में, पानी के जहाज से वो जा रहा है, और जहाज में जाते जाते 6 महीने 4 महीने कितने भी दिन लग जाते हैं उसके ट्रेवलिंग में। तो ये कंडीशन उन लोगों के लिए है। इसमें दो बातें कही गई है, या तो कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, या कोई हमेशा ही, क्रू मेंबर को तो जाना ही पड़ता है 6 महीना, उनको छोड़ के इंडिया छोड़ के जाना ही पड़ता है क्योंकि वो ट्रेवलिंग में रहते हैं। तो उन दोनों के लिए, या तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ा है, या एज ए क्रू मेंबर इंडिया छोड़ रहा है, तो उसका देखा जाता है कि वो इंडिया में कितने दिन रहा है। ठीक है, कितने दिन रहा है, मतलब ये मान लो कि 60 दिन पहले वो 60 दिन इंडिया में रहा था, फिर छोड़ के चला गया और आया फिर इंडिया में, तो फिर उसका मिला के मान लो फिर वो 142 दिन, या इसको हम और थोड़ा सा 22 दिन कर देते हैं, 122 दिन फिर वो आके इंडिया में रह गया, तो टोटल तो 182 डेज हो गया ना। 182 डेज या मोर, ये वाली बात मैं कहने के लिए इस एग्जांपल दिया था कि 182 डेज तक बंदा इंडिया में रहता है तो उसको इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। तो इस कंडीशन में कोई इंडियन सिटीजन है, या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर एज ए क्रू मेंबर इंडिया छोड़ता है, तो उसका स्टे इंडिया में कितना था ये देखा जाएगा। यदि वह 182 डेज तक इंडिया में था तो उसको हम रेजिडेंट मानेंगे, और रेजिडेंट मतलब ये पहला कंडीशन यहां पर वाला पूरा कर रहा है वो। और फिर रेजिडेंट तो हो गया, लेकिन रेजिडेंट तो अकेले नहीं रहता है ना, रेजिडेंट के बाद फिर चेक करना पड़ता है कि वह ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, यानी वो इस दो कंडीशन में से फिर उसको पास करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा ना। जस्ट उसको ये देखने के लिए कि वह रेजिडेंट है कि नहीं। यदि रेजिडेंट है तो ये इस तरह के मेंबर, अब बोलेंगे कि सर ये तो 60 दिन में भी पूरा कर लेता, नहीं, ये इंडियन सिटीजन है तो इसका तो ये, हम देखो इंडियन सिटीजन है तो ये वाला कंडीशन पूरा करता है, तब तो ये कोई मतलब ही नहीं है कि फिर इसको हम इंडियन सिटीजन वाला इसको हम बेनिफिट दें या ना दें, क्योंकि ये जो पूरा करता है ये तो कोई भी हो, इंडियन सिटीजन हो या ना हो, उसको तो फिर करना ही पड़ेगा। और ये इंडियन सिटीजन है इसलिए इसको 182 दिन पूरा करना ही पड़ेगा, उसको 60 दिन वाला कम, ये 60 दिन वाला उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, इसीलिए इसको एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है ना। ये इंडियन होने के नाते इंडियन गवर्नमेंट इससे ये इसको बेनिफिट ये वाला इस कंडीशन में लाके खड़ा करना चाहती है, रेजिडेंट वाली कंडीशन में, इसलिए इसका ये टेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये 60 डेज का एक्सेप्शन मान लो, या इंडियन सिटीजन के लिए इसको कंडीशन मान लो। इज इट क्लियर? इसीलिए इसको एक्सेप्शन मानते हैं। तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो ही बंदा का वर्ड आपके दिमाग में आता है कि कोई बंदा एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ता है, या कोई बंदा एज ए क्रू मेंबर इंडिया छोड़ता है, और उसका सिटीजनशिप यदि इंडियन है, तो उसको 182 दिन वाला कंडीशन अप्लाई होगा, 60 दिन वाला नहीं होगा। ये ध्यान रखने के लिए इसको एक्सेप्शन कहा गया। इज इट क्लियर? दूसरा, इसी में एक और चीज है, थोड़ी सी बारीकी से देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा सा यदि हम ओवर क्लैरिटी के साथ यदि नहीं देख कर गए होते हैं तो यहीं पे एमसीक्यू गलत हो जाता है। देखो इसमें इंडियन सिटीजन केवल लिखा था, दूसरा जो बात कहा जा रहा है वो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जा रहा है, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जा रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान देने बात है। पहला तो था जो इंडिया का सिटीजन हो और वह नौकरी के लिए देश छोड़ रहा हो या एज ए क्रू मेंबर देश छोड़ रहा है, तो उसको 182 दिन इंडिया का स्टे काउंट होगा, तब जाके वो रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है,
और रेजिडेंट में फिर ये पोजीशन देखने पड़ेगा कि रेजिडेंट है ऑर्डिनरी या रेजिडेंट है नॉन ऑर्डिनरी। दूसरा इसमें है कि यदि वह बंदा इंडियन सिटीजन है या, यहाँ पे या की बात हो रही है, और पीआईओ, देखो यहाँ पे पीआईओ की बात नहीं थी, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाता है तो कोई बात है गले नहीं बैठती ना, क्योंकि वो बाहर में रहता है तो फिर क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, या इंडिया यदि क्रू मेंबर नहीं है दूसरे देश का है तो फिर इंडिया की वाली बात ही नहीं है। ये इसमें दोनों चीज है, यहाँ पे इंडियन सिटीजन हो या पीआईओ, यहाँ पे पीआईओ नहीं है, मैं इसलिए आपको ये लिख के दिखा रहा था। एग्जाम में बहुत बारीकी से इस चीज को देखा जाता है, कंफ्यूजन नहीं तो खड़ा हो जाता है। चलो देखो फिर से क्लैरिटी से, इफ इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है ये भी जानने लायक बात है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उसको कहा जाता है जो या तो खुद ही जन्म लिया हो इंडिया में, या उसके पेरेंट्स में से कोई भी, मदर या फादर, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब उसके दादा दादी या नाना नानी, कोई भी इंडिया में अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब इंडिया का पार्टीशन 1947 में हुआ है, उससे पहले की बात कर रहे हैं। यदि उससे पहले वो उसका जन्म हुआ हो, या उसके पेरेंट्स का जन्म हुआ हो, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म हुआ हो, तो उस आदमी को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे आदमी जो इंडियन सिटीजनशिप रखता हो, या सिटीजनशिप तो नहीं है लेकिन पीआईओ है, और वह इंडिया में विजिट के लिए आता है, ये ध्यान रखने की बात है, इंडिया में विजिट के लिए आता है, घूमने के लिए आता है, किसी का शादी विवाह अटेंड करने के लिए आता है, टूर पिकनिक के लिए आता है, ये सब बात हो रही है विजिट के लिए। देखिए एक चीज को ध्यान रखोगे तो ही जाके एमसीक्यू सही होगा। इंडिया में वो आया है विजिट के लिए, कौन आया है, या तो इंडियन सिटीजन रहा है, इंडियन सिटीजन भी इंडिया में रहते हुए विदेश चला गया, बहुत सालों तक नहीं आया, वो भी तो वापस आ सकता है इंडिया में घूमने के लिए, कोई मैरिज अटेंड करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो वो कुछ भी बात हो सकती है। इंडियन सिटीजन रहा हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहा हो और इंडिया में विजिट के लिए आता है, तो उसको अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई वो कितना कमाता है, उसका कमाई पर ध्यान देना पड़ेगा। यदि वह 15 लाख से ज्यादा कमाता है, उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा का है, और इनकम का मतलब क्या होता है कि वह इंडियन रिसोर्सेस को यूज करके 15 लाख कमा रहा है, फॉरेन की इनकम की बात नहीं हो रही है, 15 लाख की बात हो रही है जब वह फॉरेन रिसोर्सेस को छोड़ के इंडियन रिसोर्सेस से 15 लाख कमाता है तब, और वह 120 दिन की यहाँ पे डेज बनेगी उसकी, यदि 15 लाख से ज्यादा कमाता है ना। बाहर में वो कितना कमाता है उससे क्या मतलब है, वो इंडियन, अब मान लो कोई ऋषि सुनक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ना, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है, वो इंडियन ओरिजिन तो हैं, उनके पेरेंट्स इंडिया में रहे हैं, है ना, तो इंडियन ओरिजिन के तो हैं, लेकिन वह 15 लाख कमा रहे हैं इंडिया से थोड़े कमा रहे हैं, इंडियन रिसोर्सेज से थोड़े कमा रहे हैं, वो बात नहीं है ना, इसको थोड़ा ध्यान देना है। इंडियन रिसोर्सेज से 15 लाख से ज्यादा वो कमाता है तो उसको देखा जाएगा। यदि 15 लाख से ज्यादा कमाता है तो उसका 120 दिन का भी स्टे इंडिया में है ना, तो उसको बोलेंगे रेजिडेंट है इंडिया का। ठीक है, अब रेजिडेंट में वो कौन सा रेजिडेंट है, ओआर रेजिडेंट है कि एनओआर रेजिडेंट है, वो तो दो आपका जो टेस्ट है एडिशनल कंडीशन वाला, वो पास करने के बाद पता चलेगा कि एनओआर है कि ओआर है। यदि दोनों पास कर गया तो ओआर है, नहीं पास किया तो एनओआर है। रेजिडेंट हो गया है ना, रेजिडेंट की बात हो रही है, तो वो रेजिडेंट हो गया। यदि 15 लाख से ज्यादा कमाता है तो उसको 120 दिन वाला, अब ये 60 दिन वाला नहीं देखेंगे ना, इसीलिए इसको एक्सेप्शन कहते हैं कि 60 दिन वाला एक्सेप्शन उसके लिए खत्म हो जाता है। यहाँ पे सिटीजनशिप देखा जाता है, सिटीजनशिप इंडियन या पीआईओ। तो 15 लाख से ज्यादा कमाता है तो 120 दिन का उसका स्टे, और 15 लाख से कम कमाता है तो फिर वही 182 डेज वाला उसको लागू होगा, 60 दिन वाला नहीं लागू होगा। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्पेशली इसी से क्वेश्चन आता है कि वह यदि कोई इंडियन सिटीजन बंदा है, वो 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ा है या एज ए क्रू मेंबर छोड़ा है, तो उसको फिर हम रेजिडेंट मानेंगे। ठीक है, और किस तरह का रेजिडेंट मानेंगे ये यहाँ से डिसाइड होता है। इसी तरह इसका भी है, यदि कोई इंडियन सिटीजन है या पीआईओ है तो उसका देखना पड़ता है कि आमदनी कितनी है, 120 दिन
यदि 15 लाख से ज़्यादा है तो 120 दिन में उसको रेजिडेंट का दर्जा मिल जाएगा, और यदि 15 लाख से नीचे कमाता है तो 182 दिन में उसको रेजिडेंट का दर्जा मिल जाएगा। बाकी रेजिडेंट में वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो इस कंडीशन से उसको टेस्ट से फुलफिल करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? आई थिंक बहुत क्लैरिटी से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो सिंपल थोड़ा रिवाइज कर देते हैं आपका जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज एक बार कर लो फटाफट। देखो एक इंडिविजुअल का स्टेटस हम देख रहे थे, है ना? किसी भी तरह का स्टेटस देख सकते हैं हम, इंडिविजुअल का देख सकते हैं, HUF का देख सकते हैं, या BOI का देख सकते हैं, या किसी का भी देख सकते हैं। आपके सिलेबस में अभी दिया था इंडिविजुअल वाला, तो हम इंडिविजुअल वाला भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल था, उसको हमने क्या किया था, उसका रेजिडेंट चेक किया था। रेजिडेंट चेक करने के लिए हमने उसको बेसिक कंडीशन से गुजारा था। बेसिक कंडीशन क्या था, वह 182 वाला था, या फिर एक दूसरा बेसिक कंडीशन था कि उस बेसिक कंडीशन में 60 दिन या फिर 4 प्रीसीडिंग ईयर्स में 365 वाला। तो दोनों में से कोई भी पास कर लेता है, आइदर पास कर लेता है तो उसको हम रेजिडेंट मान लेते हैं। अब जो ही वो रेजिडेंट बन जाता है तो उसको हम दूसरे टेस्ट से यानी एडिशनल टेस्ट से गुजारते हैं। एडिशनल टेस्ट में यदि पास हो जाता है दोनों टेस्ट में से, तब उसको बोलते हैं कि वह ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, OR हो गया। और वह दोनों टेस्ट में से दोनों में फेल हो जाता है, या कम से कम एक में फेल हो जाता है, एक में पास होता है, तो भी उसको हम नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानते हैं। यानी सबसे पहले यहीं पे उसकी पास फेल की काउंटिंग होती है। यदि वह दो बेसिक कंडीशन है, 182 दिन वाला या फिर ये 60 दिन 165, पहले 182 दिन वाला, यदि इसी को फेल कर जाता है तो दूसरे टेस्ट में ले जाते हैं। इसमें यदि पास हो जाता है इसमें 60 वाले में, तब इसको इस कैटेगरी में लाते हैं, नहीं तो हम फिर इस कैटेगरी में। या तो 182 वाला फेल हो गया तो दूसरा चांस दो उसको एग्जाम का, यानी ये वाला। इसमें पास हो गया तो फिर बोलेंगे भाई तुम इधर नहीं जाओगे, अब तुम रेजिडेंट बन गए, इंडिया के रेजिडेंट। देखो सिटीजनशिप नहीं कह रहे हैं, ये थोड़ा बहुत ध्यान देनी बात, हम नागरिकता नहीं दे रहे हैं किसी को, उससे पैसा इनकम टैक्स के लिए हमें लेना है, तो उस पैसे को लेने के लिए उसको रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कह रहे हैं, इसका सिटीजनशिप से कोई कंसर्न नहीं है। देखो ये भी तो हो सकता है कि एक अमेरिकन सिटीजनशिप वाला जो अमेरिका का नागरिक है, सिटीजनशिप किसका रखता है, USA का, वो हो सकता है रेजिडेंट हो जाए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हो सकता है इंडिया का सिटीजनशिप लेने वाला इंडिया का सिटीजनशिप है और नॉन रेजिडेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन है ना 182 दिन वाला, वो नहीं पूरा किया तो नॉन रेजिडेंट हो गया। सिटीजनशिप से कोई कंसर्न नहीं है, बहुत बहुत ध्यान देने वाली बात है ना। वही चीज हमने यहाँ पे पढ़ा, उसको चलो फिर से एक टेबुलेशन फॉर्म में देख लो, जल्दी से इसको रिवाइज कर लो, क्योंकि यही एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। चलो रिवाइज कराता हूँ आपको। बेसिक कंडीशन 2 थी, दोनों बेसिक कंडीशन में से एक बेसिक कंडीशन में वो पास हो गया, तो दूसरा फिर बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है, यानी 182 डेज वाला यदि पास हो गया। देखो यहाँ पे लिख लो, एक आपको एग्जाम में केस स्टडी करने का लिए क्वेश्चन जब आता है तो सबसे पहले दो चीज यहाँ बना के पहले से रखो। पहला बेसिक कंडीशन वाला कि हमें चेक करना है कि रेजिडेंशियल है या नॉन रेजिडेंस, नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, एक ये चेक होगा। इस चेक को करने का क्या होता है, इसमें 182 डेज वाला होगा या 60 प्लस नेक्स्ट 4 ईयर्स में, यहाँ नीचे 4 लिख दो, 4 प्रीसीडिंग ईयर्स में उसको 365 डेज। एक कंडीशन में ये होगा, दूसरा कंडीशन ये होगा बेसिक कंडीशन, है ना, बेसिक कंडीशन। और फिर एडिशनल कंडीशन, किसके लिए एडिशनल कंडीशन होता है, हमें चेक करने के लिए कि वो बंदा ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इसको चेक करने के लिए नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना। तो ये कैसे बनेगा, इसमें ये देखना पड़ता है कि 730 दिन 7 प्रीसीडिंग ईयर्स में रहा है, या फिर या नहीं, प्लस है या नहीं है, यहां पर और था, यहां पर एंड है यानी बोथ है। फिर दूसरा देखना पड़ता है 2 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर्स में वो बंदा रेजिडेंट रहा है। बस ऐसे ही 2 कॉलम बना लो, कोई भी क्वेश्चन आता है तो चेक कर लो। सबसे पहले तो ये चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई बंदा जब कहता है कि मान लो मैरी आ रही है,
तो मैरी आ रही है तो देखते ही मत समझना कि मैरी यूएसए की होगी, इंग्लैंड की होगी या रशियन होगी, नहीं, मैरी हो सकती है इंडियन भी हो। तो उसके आगे देख लेना कि क्या लिखा है। वो हो सकता है कि अमेरिकन लिखा है तो फटाफट दिमाग में रखना कि वो कहीं एक्सेप्शन वाला कंडीशन के लिए बंदा नहीं फिट करेगा, और इंडियन कहता है तो एक्सेप्शन वाला कंडीशन के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सेप्शन कंडीशन में तो आएगा क्यों। ये सब चीजें फर्स्ट टाइम इंडिया में कह रहा है कि फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रहा है, ये भी कह सकता है। जहां फर्स्ट टाइम वर्ड यूज करता है तो समझ लो कि प्रीसीडिंग ईयर के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मतलब पीछे हिस्ट्री नहीं है। तो ये सब चीजें आपको क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले ये 2 पॉइंट बना लो मन में। रेजिडेंशियल, पहले उसको रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वाला क्वेश्चन कराओ। तो मान लो कि बंदा यहाँ पे देखो, अब कोई बंदा यहाँ पे ये बेसिक कंडीशन में पहला कंडीशन ये वाला पास कर गया 182 में पास, तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, वो तुरंत आपका रेजिडेंट हो गया, बंदा रेजिडेंट हो गया। अब रेजिडेंट में ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी है, ये चेक करने के लिए अब आपको दूसरा एडिशनल टेस्ट से पास कराना होगा। तो दूसरे टेस्ट में से दोनों टेस्ट करने पड़ेंगे आपको। दोनों टेस्ट में पास होगा तो ऑर्डिनरी, और दोनों टेस्ट में पास नहीं होगा, किसी एक में पास होगा, किसी एक में पास नहीं होगा, या दोनों में ही फेल हो जाएगा, तो उसको नॉट ऑर्डिनरली कहेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देख लो यहां से, है ना। इसी तरह कोई बंदा मान लो पहले बेसिक कंडीशन के पहले टेस्ट में फेल हो गया, नो आ गया आंसर, तो भी उसका दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। इसमें हम क्या कह रहे थे कि पहले टेस्ट में पास हो गया तो दूसरा करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई इससे मतलब ही नहीं था, ये तो आर वाला था। दूसरा में देखो कि यदि कोई बंदा, इसको नोट डाउन करो पहले आप लोग, नोट डाउन कर लो। देखो इसमें कोई बंदा फेल हो गया तो दूसरा टेस्ट जरूर करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि उसको हम रेजिडेंट कहें या फिर नॉन रेजिडेंट कहें, रेजिडेंट कहें कि नॉन रेजिडेंट कहें। यदि यह दोनों में फेल होगा तो ही नॉन रेजिडेंट होगा, और दोनों में फेल हो गया ना, ये बंदा दोनों में नॉन रेजिडेंट फेल हो गया, तो फिर ये वाला टेस्ट आपको करने की जरूरत ही नहीं है। ये फालतू का टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि एग्जाम में इंफॉर्मेशन बहुत लिखा होता है, आपको हमेशा ऑप्शन पे ध्यान देना पड़ेगा कि ऑप्शन किस लेवल पे जाके खत्म हो जा रहा है। यदि ऑप्शन में नॉन रेजिडेंट है ना, रेजिडेंट ऐसे है, ऑर्डिनरली है, नॉन रेजिडेंट है, देखो ना यहीं पे खत्म हो गया कि नॉन रेजिडेंट है, यहीं पे खत्म हो जाएगा बंदा। मान लो कि ये पहला कंडीशन में फेल, दूसरे कंडीशन में फेल, मान लो यहाँ पे एन रहता तो तुरंत ही नॉन रेजिडेंट हो जाता, आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, फिर क्या टेस्ट करने की जरूरत, पहले ही मर गया तो मतलब पहले ही दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। बच्चे आपको बहुत बहुत बारीकी से इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। नॉट एप्लीकेबल मतलब इस टेस्ट को करने की जरूरत ही नहीं है, डोंट टेस्ट इट, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट टेस्ट, दूसरे कंडीशन में इसको ले जाकर टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके देखो। एक देखो नया कंडीशन आया है, ये है डीम्ड रेजिडेंट का। डीम्ड रेजिडेंट क्या कहता है, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी बंदा, इसके लिए 3 कंडीशन लगाया गया है। डीम्ड रेजिडेंट, डीम्ड रेजिडेंट का मतलब किसी बंदे को हम मान लेते हैं कि वो रेजिडेंट है, डीम्ड मतलब मान लेना, कंसीडर कर लेना। ये सेक्शन नया आया है, सेक्शन 6A 6(1) का ए है ना, एग्जाम में कभी कभी सेक्शन भी पूछ देता है, इसलिए आपको सेक्शन भी याद रखना पड़ेगा। तो डीम्ड रेजिडेंट के लिए सेक्शन है 6(1)A। इसमें क्या कहता है, इसमें 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन क्या कहता है कि सबसे पहले ये डीम्ड रेजिडेंट उसी के लिए कंसीडर होगा जो कोई बंदा इंडियन सिटीजन है, बहुत बारीकी से ध्यान रखना, इंडियन सिटीजन, PIO की बात नहीं कह रहा है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात नहीं कह रहा है। एक एक चीज बारीकी से समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे आते हैं। इंडियन हो, यदि इंडियन सिटीजनशिप हो, पहला यदि डीम्ड रेजिडेंट होना है तो सबसे पहले उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडियन सिटीजन हो, तभी इस पे ये टेस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, इंडियन सिटीजन हो। फिर दूसरा, यदि उस बंदे का 15 लाख से ऊपर कमाई हो, 15 लाख से कमाई ऊपर कब हम मानते हैं, आपको बताया ही, 15 लाख वाली बात हम कंसिडर कब करते हैं, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, फॉरेन सोर्सेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, यदि इंडियन सोर्सेस में कमा रहा है तब बात कर रहे हैं, बट इंक्लूडिंग फॉरेन बिजनेस इनकम हुज कंट्रोल इज इन इंडिया। लेकिन वैसा आमदनी जो इंडियन
टेरिटरी में रह के, जिसका कंट्रोल, जिस बिजनेस से कंट्रोल इंडियन टेरिटरी में है ना, उसमें रह के वो 15 लाख कमाया है, उससे 15 लाख से ज्यादा कमाया है। एक्सीड 15 लाख, है ना, 15 लाख से ज्यादा होता है तब, एक्सीड वर्ड है, यानी 15 लाख से ज्यादा होता है तब उस बंदे को कंसीडर कर सकते हैं डिम्ड रेजिडेंट। उसमें एक और कंडीशन, यानी तीनों कंडीशन पूरी होनी, एक और कंडीशन, ये दो तक अब वो गया था, तीसरा देखो, सच पर्सन इज नॉट पेइंग टैक्स इन एनी कंट्री ड्यू टू हिज डोमिसाइल, रेजिडेंस और सिमिलर नेचर। यानी यदि वो बंदा किसी दूसरे कंट्री में यदि टैक्स पे कर रहा है तब उसको आप डीम्ड रेजिडेंट नहीं मानोगे। यदि दूसरे कंट्री में पे नहीं कर रहा है, यानी ये भी बहुत जरूरी है कि सच पर्सन इज नॉट पेइंग टैक्स इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में वह बंदा टैक्स पे नहीं कर रहा है। कोई भी रीजन हो सकता है, वहां का डोमिसाइल नहीं है, या वहां का रेजिडेंस उसको नहीं मिला है, या उस देश में कोई टैक्स का प्रोविजन नहीं है, या जो कुछ भी रीजन रहा, कोई इस तरह का रीजन जिससे उसको टैक्स नहीं लिया जा रहा है ना, तो टैक्स नहीं लिया जा रहा है, उसको ये देखना है। दूसरा, वो 15 लाख से ज्यादा कमाता है, और तीसरा, वह इंडियन का सिटीजन है, तो हम उसको हम डिम्ड रेजिडेंट मानेंगे। डिम्ड रेजिडेंट, डिम्ड रेजिडेंट का मतलब ये वाला हुआ, है ना। अब यहां पर आप जो बोल रहे थे ये वाला कि इसको हम रेजिडेंट माने कि नॉन रेजिडेंट, ये उस स्टे वाले की बात ही नहीं कह रहा है, ये अलग ही टर्मिनोलॉजी आ गई। स्टे से कोई कंसर्न नहीं है, इसका कंसर्न ये है कि बंदा कहीं भी, वो बंदा इंडिया का सिटीजन हो, कहीं कभी भी इंडिया तो आएगा, जब इंडियन का सिटीजन है तो इंडिया आएगा, तो उसे टैक्स ले लेंगे, देखेंगे कि भाई इंडिया के सिटीजन हो, कहीं टैक्स दिए हो कि नहीं दिए हो, और तुम्हारी कमाई 15 लाख से ज्यादा है कि नहीं है। यदि 15 लाख से कम है तब तो कोई इसको कंसिडर ही नहीं करने को जरूरत ही नहीं है। और 15 लाख से ज्यादा मतलब, 15 लाख से ज्यादा का मतलब क्या है, इंडियन ओरिजिन में, इंडियन ओरिजिन में तुम्हारा बिजनेस यहां से कंट्रोल होता था तो बात है, नहीं तो विदेश में रह के कोई कमाता हो, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, तब हम थोड़े उसको टैक्स लगा सकते हैं। ये सारी चीजों को ध्यान रखने वाली बात है, यही सब सारे चीजें आपको केस स्टडी में आती है, ठीक है। मतलब केस स्टडी मतलब कोई भी क्वेश्चन को करने को हम केस स्टडी कहते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन दिया होता है और उसके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन में आपको रूल अप्लाई करना पड़ता है, जो ही आप रूल अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन क्या आसानी से आपको आंसर आ जाएगा। ये मैं पहले ही बता दिया था कि आप थोड़ा देख लो कि इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है, नाम देख के आप परेशान नहीं होना, नाम देखने से क्लैरिटी नहीं आएगी, मिसगाइडेड हो जाएंगे। और क्वेश्चन में दिया रहता है, यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो इंडियन ओरिजिन है कि नहीं है, ठीक है। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कि मिस्टर एक्स है और कहाँ से है, तो आपका वो एम्बिग्यूटी है, आप क्या आंसर ले सकते हैं, है ना। तो नन ऑफ दीज आंसर है या इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन है, इस तरह के इंफॉर्मेशन को आप, इस तरह के ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। नन ऑफ दीज तो नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी मान लो नन ऑफ दीज ऑप्शन हो तो वो प्रिज्यूम कर सकता है कि वह इंडियन ओरिजिन हो या इंडियन नेम हो, कुछ इस तरह से मिलता जुलता, तो आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो हालांकि जो प्रोफेशनल क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं वो सारी चीज़ों को बारीकी से ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाते हैं, बट फिर भी आपको कहीं कुछ इस तरह की डाउट आती हैं और ऑप्शन को देख के आपको बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ता है। यदि डाटा इनएडिक्वेट का ऑप्शन हो तो वो बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपको बिना उसका ओरिजिन का कहे आप पता नहीं कर सकते थे। फिर भी ये भी नहीं हो, डाटा इनएडिक्वेट भी नहीं हो, तो नन ऑफ दीज तो आप नहीं कर सकते, आप उसको फिर ये कंसिडर करो कि इंडियन इंडियन है और उस लिए उसका ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, कुछ इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ओके, एक और लास्ट देख लेते हैं, क्योंकि हमें दो चीज पढ़नी थी, एक तो इंडिविजुअल का स्टेटस देखना था, रेजिडेंशियल स्टेटस, और एक कंपनी का देखना था। तो कंपनी का स्टेटस देखने के लिए आपको सेक्शन 6(3) में लिखा गया है, ये सिंपल है। कंपनी के स्टेटस में आपको स्टे वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ना है, और कंपनी के इसमें इंफॉर्मेशन के लिए आपको सिर्फ दो ही रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होते हैं, दो ही कैटेगरी होती है। जबकि आपने इंडिविजुअल के लिए क्या देखा था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इंडिविजुअल के लिए 3 कैटेगरीज होती हैं, है ना। इंडिविजुअल के लिए 3 कैटेगरी होती है, एक होती है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरा होता है नॉन रेजिडेंट। ये इंडिविजुअल के लिए होता है। लेकिन
कंपनी के लिए ऐसा नहीं होता है, कंपनी के लिए सिर्फ दो ही होता है, ठीक है ना। कंपनी के लिए या तो वह रेजिडेंट होगा या वह नॉन रेजिडेंट होगा, और रेजिडेंट के लिए जो कंडीशन है वह एक ही कंडीशन है स्पेसिफिकली कि वह इंडियन कंपनी होनी चाहिए। पहला कंडीशन, सिंपल कंडीशन, यदि वह इंडियन की कंपनी, इंडिया की कंपनी है तो वह रेजिडेंट है ही है। देखो कंपनी में एक चीज ध्यान देने वाली चीज होती है, वो आता है POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, और आगे कंट्रोल भी कहते हैं, एंड कंट्रोल, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। देखो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपका कंपनी कहीं भी चलती होगी, लेकिन कहां से उसका सेंटर पॉइंट है, कहां से उसका मैनेजमेंट इफेक्टिवली चल रहा है, किस देश में बैठ के चल रहा है, इसलिए उसको हम पोएम कहते हैं, POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, और आगे एंड कंट्रोल भी है, कंट्रोल के लिए ही ये प्लेस सेलेक्ट किया गया होता है। तो ये देखना होता है, यदि इंडियन कंपनी है तो उसमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि उसका कंट्रोल कहां से हो रहा है। भाई इंडियन कंपनी है तो चुपचाप आप टैक्स दीजिए रेजिडेंट बन के, सीधी सीधी बात है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने आपको कंपनी का दर्जा दिया है, तो आप चाहे कहीं भी जाके अपना कंपनी चला रहे हो, ये ना हो कि टैक्स देने की बात आए तो अपना पोएम कहीं और जाके खोल लीजिए दूसरे कंट्री में, बोला हमको तो भाई इफेक्टिव कंट्रोल कहीं और दूसरे कंट्री से हो रहा है लेकिन मैं रहूंगा इंडियन ही कंपनी। नो, यदि आपने इंडियन कंपनी है तो चुपचाप आपको रेजिडेंट का, आपको पोर्टफोलियो रेजिडेंट का रहेगा, उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स अलग अलग होता है ना, स्लैब अलग अलग होता है टैक्स का, इसलिए रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट आता है ना। रेजिडेंट में भी आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये इंडिविजुअल के लिए, इसलिए क्योंकि टैक्स का अलग अलग स्लैब बना है। तो जब अलग अलग स्लैब बना है तो आपको डिसाइड तो करना ही पड़ेगा ना कि आप किस तरह की हैं। तो ये कंपनी के लिए नहीं है, ये बार बार मैं वर्ड इंडिविजुअल के लिए आ रहा था। कंपनी के लिए सिर्फ आपको दो ही देखना होता है, एक आपको रेजिडेंट देखना है कि नॉन रेजिडेंट है। यदि रेजिडेंट, यदि यदि कंपनी इंडियन है तो चुपचाप उसको बोलना है कि आप रेजिडेंट हो, और यदि वह कंपनी फॉरेन की कंपनी हो लेकिन उसका पोएम इंडिया में है तो भी उसको रेजिडेंट बन के टैक्स देना पड़ेगा। ये ध्यान रखने की बात है। यदि फॉरेन कंपनी है और उसका पोएम इंडिया में है, यानी इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यदि इंडिया में है तो उसको टैक्स रेजिडेंट के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है जी। और इसमें एक पॉइंट है जो एग्जाम में आपको MCQ क्वेश्चन करने में ध्यान देगी कि इसमें कोई एडिशनल कंडीशन नहीं होता है, बेसिक कंडीशन कह लो या सिर्फ कंडीशन ही कहो। जब इंडिविजुअल वाला कर रहे थे तब एडिशनल आप देख रहे थे, इसमें कोई ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो इस तरह आपको ये क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे आपको केस स्टडी। ठीक है बच्चे।